स्टूडेंट क्लास 11th केमिस्ट्री लेसन नंबर 2 चल रहा है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होते हैं, है ना, क्या ऑर्डर रहता है, कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होता है, कौन सा बाद में फिल होता है। इससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं हम वो देखने वाले हैं। और अभी भी आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, इससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज, है ना। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने क्वांटम नंबर समझे सबसे पहले। तो क्वांटम नंबर में सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, है ना। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या बताता है? ऑर्बिटल के शेप्स के साइज़ के बारे में बताता है ना। ऑर्बिटल के साइजेस के बारे में बताता है। जैसे n बराबर 1 तो 2 ऐसे अलग अलग ऑर्डर होते हैं, 1 2 3 4 5 इस टाइप से। इसके अकॉर्डिंग फिर हमने L देखा। L होता था 0 1 2 3 इस टाइप से। और L हमको बताता था कि किसी ऑर्बिटल या शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं, जैसे S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल और F सब शेल। फिर आया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमको 3D अरेंजमेंट शो करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या शो करता है? 3D अरेंजमेंट। मतलब S के अंदर M की वैल्यू 0 होती है, P के अंदर M की 3 वैल्यूज़ होती है, -1 0 और +1। ऐसी D के अंदर ऐसे 5 वैल्यूज़ होती हैं, F के अंदर 7 वैल्यूज़ होती हैं। तो उससे हमको ऑर्बिटल पता चलता है कि हर सब शेल में कितने कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो हमने इससे क्या पता लगाया था कि S सब शेल के अंदर, S जो सब शेल होती है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इसीलिए S सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड है कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ओनली 2। P सब शेल जो होती है हमारी, P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल रह सकते हैं। कौन कौन से? Px, Py और Pz। हर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? P सब शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड जो सब शेल है D, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, जो भी मैंने आपको बताए थे, dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz²। इन सब में भी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो पूरी D सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी प्रकार F के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसका शेप तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम बना तो सकते ही नहीं है, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि F के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं और 7 × 14 इलेक्ट्रॉन इनके अंदर रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने एक एनर्जी का ऑर्डर देखा था बच्चों। एनर्जी का ऑर्डर क्या देखा था? एनर्जी का ऑर्डर ये देखा था कि S की एनर्जी सबसे कम होती है, S से ज़्यादा एनर्जी P में होती है, P से ज़्यादा एनर्जी D में होती है और D से ज़्यादा एनर्जी हमारे F ऑर्बिटल में होती है, मतलब सब शेल में होती है। फिर उसके अंदर ऑर्बिटल जाते हैं। ये चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियो में करके आए थे, लेकिन यहाँ भी ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको ये फिर से रिवाइज कर दिया, ठीक है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एनर्जी लेवल डायग्राम समझेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम मतलब कि एनर्जी के अकॉर्डिंग, जैसे किसी के पास, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें कि हाइड्रोजन जो हमारा एटम होता है उसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके लिए बहुत इजी है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट शेल में जाएगा। फर्स्ट शेल के अंदर क्या होता है? सिर्फ s ऑर्बिटल होते हैं। फर्स्ट शेल में कौन सा ऑर्बिटल होता है स्टूडेंट? फर्स्ट शेल क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास होती है, न्यूक्लियस के बहुत पास होती है, तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, है ना। उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखूंगा? 1s1। ये 1 क्या शो करता है? पहली शेल। S क्या शो करता है? S सब शेल या S ऑर्बिटल। S को सब शेल भी कहते हैं और S को ऑर्बिटल भी कहते हैं, है ना। S सब शेल के S ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। इसी टाइप से हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनेगा? फर्स्ट शेल के अंदर सब शेल S के अंदर ऑर्बिटल S और 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि
2 इलेक्ट्रॉन कौन कैरी कर सकता है, हमने देख लिया, हमने अभी यहाँ लिखा है कि एस कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, एस 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। पी के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर 2 4 6, मतलब मैंने भी बताया ना कि पी के अंदर 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स पी वाई पी जेड, एक ऑर्बिटल 2 कैरी करता है, तो 2 + 2 4 2 6, तो पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये ऑर्डर हमको अब याद रखना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट, तो ये तो बहुत सिंपल देखा हमने, ठीक है, 1s1 और 1s2, पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा पहली शेल में जाता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे फिल होते हैं। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा रूल है, एक ऑफ-बाउ प्रिंसिपल आया है। मैं पहले वो प्रिंसिपल समझा दूँ आपको कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है ना। फिर भी एक बार देख लें, एनर्जीज जो होती हैं सब कुछ है एनर्जी के अकॉर्डिंग चलता है। एस से ज़्यादा एनर्जी पी की, पी से ज़्यादा एनर्जी डी की, डी से ज़्यादा एनर्जी एफ की होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर अब कौन कौन से ऑर्बिटल बनते हैं पहले वो सीख लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए, हमारी फर्स्ट शेल है, हम शेल के अकॉर्डिंग सीखेंगे, है ना, फिलिंग विलिंग सब बाद में देखेंगे। पहले हमारी फर्स्ट शेल क्या होती हैं। फर्स्ट शेल के अंदर देखिए, जितना यहाँ नंबर होगा पहली शेल के अंदर उतनी ही सब शेल होती है। ये चीज़ आप याद रख लीजिए कि जितनी शेल होती हैं उतनी ही सब शेल होती हैं। जैसे n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, l की वैल्यू हो सकती है ओनली 0, क्योंकि l की वैल्यू n से एक कम होती है, तो l की वैल्यू 0 हो गई, यानी इसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होगी 1s। तो पहले शेल के अंदर 1s होती है ना, यानी पहली शेल का जो ऑर्बिटल है उसको कहते हैं 1s ऑर्बिटल, ठीक है। बात करते हैं सेकंड सेल में क्या क्या हो सकता है। तो सेकंड सेल में जो जो हो सकता है वो देख लीजिए। अगर n2 है तो n2 के लिए l हमारा हो सकता है 0 and 1 बोथ, है ना, n हो सकता है 0 and 1। चलिए, 1 को हम कहते हैं p सब सेल और l को कहते हैं s सब सेल। अब जब हम ऑर्बिटल को नाम देते हैं ना बच्चों, तो नाम कैसे देते हैं, हम 2 टाइप से नाम देते हैं। पहले तो हम सब शेल को नाम देंगे। सब शेल को जब आप नाम देते हो तो आपको ये नाम भी आगे लिखना पड़ता है। 2s कौन सी सब शेल हो गई आपकी, 2s सब शेल, और 2p कौन सी सब शेल हो गई, 2p। अब ये बात हो गई सब शेल की। सेकेंड शेल में 2 सब शेल p और s, 2s और 2p, ठीक है। 2s के अंदर, s के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको 2s ही कहते हैं, इसलिए इसका तो कुछ नहीं होगा। लेकिन p के अंदर मैंने बताया था 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। तो 2px, 2py, 2pz, ये ऑर्बिटल है बच्चों। ये क्या है, 2px, 2py, 2pz, ये क्या है, इसके ऑर्बिटल्स हैं। क्या है, इसके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। क्योंकि s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, p में हो सकते हैं 1 2 3 ऑर्बिटल, है ना। ये m के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया, ऊपर भी समझा चुका हूँ। इसी टाइप से अगर आप थर्ड शेल में जाओगे तो थर्ड शेल के अंदर l की 3 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, 0 1 और 2, है ना। 0 को हम कहते हैं s, 1 को हम कहते हैं p और इसको कहते हैं d। तो थर्ड शेल में 3 पॉसिबिलिटी है, s p d। तो फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 3s, मतलब ये थर्ड शेल का s ऑर्बिटल या थर्ड की s सब शेल है। अब s का ऐसा है कि इसको 3s सब शेल का हो या 3s ऑर्बिटल, एक ही बात होती है ना। 3s सब शेल का हो या 3s ऑर्बिटल का हो, इसकी एक ही बात होती है। लेकिन p के अंदर 3p को हम कहते हैं सब शेल और d को हम क्या कहते हैं, सब शेल 3d। तो 3s 3p 3d। लेकिन इसमें भी क्या होता है, फिर ऑर्बिटल आ जाते हैं बच्चों। इसके अंदर तो ऑर्बिटल 3s ही रहेगा, 3 के अंदर भी आ सकता है 3px, मतलब थर्ड शेल का p सब शेल का px ऑर्बिटल, थर्ड शेल का p सब शेल का py ऑर्बिटल, थर्ड शेल का p सब शेल का pz ऑर्बिटल, ओके।
इसी टाइप से बच्चों जो 3D सब शेल होते हैं उसके अंदर 5 हमारे वो होते हैं ऑर्बिटल, 3dx y, 3d एक्स वाई के बाद वाई जेड ले लो, 3dxz ले लेते हैं, और क्या ले सकते हैं हम लोग, और ले सकते हैं 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक और होता है 3dz स्क्वायर। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ऑर्बिटल्स n से हमने शेल पता लगा ली 3 3 3, ये तीनों थर्ड शेल की बात हो रही है। ये जितने भी बात हो रही है थर्ड शेल की बात हो रही है। थर्ड शेल में पहले क्योंकि एनर्जी कम है s की, तो पहले s आता है, फिर p आता है और फिर d आता है। ठीक है, s p और d, इसके बाद f भी आता है। तो ये मैंने आपको ऑर्बिटल बता दिए हैं। अब मैं आपको इसके रूल्स की ओर ले चलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम में होते हैं तो कैसे कैसे फिल होते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स में कैसे जाते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, है ना। इसके लिए पहला रूल जो है वो ये है, पहले रूल को कहते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है स्टूडेंट, वो है हमारा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होते हैं ना, वो फिल होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन एन एटम, electrons are filled in orbitals in order of increasing energy। मतलब वो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में फिल होते हैं बच्चों। किसमें फिल होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर की एनर्जी में फिल होते हैं। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा, उसके बाद हायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पहले उस ऑर्बिटल में जाते हैं जो कैसा होता है, लो एनर्जी का होता है। ठीक है, फिर उससे हायर एनर्जी का, फिर उससे हायर एनर्जी का। तो ऐसे ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सब चीज़ें चलती हैं। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, लोअर ऑर्डर, फिर हायर ऑर्डर, फिर हायर ऑर्डर, फिर हायर ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। ठीक है, और ये तो हमको पता ही है कि किसी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन जनरली बच्चों जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम ये एक्स वाई वाई जेड ये चीज़ें नहीं शो करते हैं, ये हमें ज़रूरत नहीं होती। तो हम सिर्फ ये सब शेल शो करते हैं। क्या शो करते हैं, सब शेल शो करते हैं कि 1s के बाद 2s, उसके बाद 2p 3p, इस टाइप से। तो एक और चीज़ लिख लेते हैं, है ना। पहले तो मैं बता दूं s के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लिख लीजिए आप यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सब शेल और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ज़रूरी है। एस सब शेल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है। पी सब शेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल। कितने होते हैं स्टूडेंट, 3 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो पी कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, पी सब शेल कैन होल्ड 2 3 6 इलेक्ट्रॉन। एस पी एंड डी, डी सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं स्टूडेंट, डी सब शेल कैन होल्ड, मैक्सिमम की बात हो रही है, मिनिमम की नहीं, मिनिमम तो 0 होता है। डी सब शेल, डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो उसके अंदर टोटल 5 2 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। इसी टाइप से जो एफ ऑर्बिटल है, सॉरी एफ सब शेल है, उसके अंदर टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो 7 2 14 इलेक्ट्रॉन ये मैक्सिममली होल्ड कर सकता है।
अब ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम पी एक्स पी वाई पी जेड ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, सिर्फ सब शेल लिखेंगे, ये चीज़ें लिखेंगे, है ना, 3s 3p 3d 2s 2p 1s ये चीज़ें लिखेंगे। चलिए तो फिर से एक बार अफबाउ प्रिंसिपल बता देता हूँ आपको। तो अफबाउ प्रिंसिपल याद रखिएगा बच्चों, अफबाउ प्रिंसिपल सिर्फ ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होंगे, इन ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ फिल होगा जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन वहाँ फिल होता जाता है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होता है। चलिए इसको मैं आपको प्रॉपरली एक डायग्राम से समझा देता हूँ, है ना, एक ऑर्डर लिखवा देता हूँ कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। चलिए देखिए, सबसे कम एनर्जी होती है फर्स्ट शेल की। तो फर्स्ट शेल के अंदर क्या क्या होता है बच्चों, इसको ऐसे समझिएगा कि सबसे पहले कम एनर्जी फर्स्ट शेल की, है ना। तो पहली शेल में होते हैं 1s। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होंगे, 1s में फिल होंगे बच्चों। कहाँ फिल होंगे, 1s में फिल होने के बाद क्या होता है, फर्स्ट शेल फिनिश हो गई, सेकेंड शेल में हम गए, मतलब सेकेंड शेल में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, 2s और 2p। लेकिन हमने ये देख रखा है कि s से ज़्यादा एनर्जी p की होती। मतलब अगर मैं बात करूँ, यहाँ ये लिख लो ऑर्डर, जिससे आप लोगों को याद रहेगा कि जैसे ही हम फर्स्ट शेल हमारी फिल हो जाएगी, फर्स्ट शेल के बाद इलेक्ट्रॉन फिल होंगे सेकेंड शेल में, तो वहाँ पर दो ऑप्शन है, कौन कौन से, 2s और 2p, है ना। ये n तो दोनों का सेम है, n क्या है, दोनों का सेम है, यानी 2 और 2। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हो, p की एनर्जी कम है और सॉरी s की एनर्जी कम है और p की ज़्यादा है, यानी 2s और 2p में से कम एनर्जी किसकी हुई, 2s की। तो इलेक्ट्रॉन 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भरेगा 2s के अंदर और फिर जाएगा 2p में। सेकेंड शेल फिल हो गई बच्चों, ठीक है। इसके बाद चलते हैं थर्ड शेल में। थर्ड शेल में आप जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर तीन ऑप्शन आ जाते हैं, 3s 3p और 3d। अब यहाँ पर ऑर्डर आपको दिख रहा है s p और d, है ना, s p और d। तो सबसे पहला तो कम किस में होगी, 3s में होगी। तो पहले 3s फिल होगा, फिर 3p फिल होगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है बच्चों कि जो 3d है ना, 3d से पहले 4s भर जाता है। ऐसा क्यों, इसके लिए एक रूल बताऊंगा मैं आपको, उसको कहते हैं n+l रूल। क्या कहते हैं बच्चों, n+l एक रूल है। क्योंकि स्टूडेंट क्या है, ये जो डी सब शेल होती है ना, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है ना। इसलिए क्या होता है कि हम यहाँ पर एक रूल फाइंड हुआ, इस रूल को याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। n+l रूल क्या कहता है, n+l मतलब प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर को अगर आप प्लस करें, है ना, जैसे मैंने बोला कि 3d से पहले 4s भर जाता है, तो मैं 3d और 4s दोनों के लिए n और प्लस l की वैल्यू निकालते हैं। तो n+l ने क्या बोला, n कितना है 3, इसका n कितना है 4, इसका l 0, इसका l 2, तो इसका टोटल n+l कितना आया 5, इसका n+l कितना आया 4। तो n+l का रूल यही कहता है, n+l का रूल क्या कहता है कि अगर दो ऑर्बिटल हैं, है ना, और अगर उनके लिए n+l की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा हो गई, जैसे 3d के लिए n+l की वैल्यू 5 हो गई और 4s के लिए कितनी है, ये 4 है, तो ये पहले फिल होगा। इसीलिए 3d से पहले कौन फिल होता है, 4s फिल होता है। ये n+l रूल याद रखिएगा कि अगर दो ऑर्बिटल है ना, दो ऑर्बिटल के लिए n+l रूल की वैल्यू, जिसके लिए वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है। और अफबाउ सर ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जिसके लिए एनर्जी कम वो पहले फिल होगा। तो 3d और 4s में से n+l रूल के अकॉर्डिंग कौन ज़्यादा एनर्जी वाला होगा, 3d, 4s कम। इसलिए 3d भरने से पहले, क्योंकि हम बात कर रहे हैं थर्ड शेल की, 3s 3p 3d, 3s और 3p तो ठीक है, 3d से पहले भर जाएगा 4s और उसके बाद भरेगा 3d। तो ये था हमारा n+ रूल, इसको याद रखिएगा। n+ रूल के दो और कॉन्सेप्ट है, वो भी समझ लीजिए। उसको ये कहते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पर एक और देखूँ, जैसे 3d है और एक है 4p, 3d और 4p की वैल्यू सेम है। 3d के लिए n+l रूल क्या है, 3n को कहते हैं, इसको कहते हैं 2। d का l क्या होता है, d का l होता है 2, मैंने बताया आप लोगों को।
4p के लिए n प्लस एल क्या होगा, ये n हो गया 4p के लिए l होता है 1, तो आंसर दोनों का इक्वल आ रहा है। तो जब दो चीज़ों का n प्लस एल रूल बराबर आता है, दो चीज़ों का n प्लस एल रूल बराबर आता है, तो जिसका n छोटा होगा वो पहले भरेगा। तो अब 3D और 4p में से कौन पहले भरेगा, 3D भरेगा, इसलिए 4s के बाद कौन आ गया, 3D। ठीक है, चलिए हमारी थर्ड शेल फिल हो गई, 3s 3p 3d। अब फोर्थ शेल में चलें। फोर्थ शेल में क्या क्या हो सकता है, फोर्थ शेल में होता है बच्चों 4s 4p 4d और 4f। 4s तो ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो 4s के बाद बारी किसकी आएगी, 4p की। तो फिर देखिए कौन भरेगा, अब 4p फिल होगा। कौन फिल होगा, 4p। अब 4p के बाद फिर चॉइस आ जाती है स्टूडेंट, ध्यान रखना जहाँ भी d आएगा ना, d से पहले s वाला भर जाएगा। तो 4d से पहले कौन भरेगा, 4d से पहले स्टूडेंट, 4d से पहले हमारा भर जाएगा 5s। 4d से पहले कौन भरेगा, देखिए 3d से पहले 4s भर गया, 3d से पहले कौन भर गया, 4s। कौन भर गया, 4s। तो 4d से पहले कौन भरेगा, 5s फिल होता है। कौन फिल होता है, 5s फिल होता है ना। इसके बाद बारी आती है 4d की, इसकी बारी आती है 4d। और ध्यान रखना, चलिए स्टूडेंट है, तो अब अगर आपको इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंपल सा काम होता है, पहले हम लोग सारी शेल्स के ऑर्बिटल के नेम लिख लेते हैं। ठीक है, सारी शेल के ऑर्बिटल के नेम कैसे लिख लेते हैं, 1s, पहली शेल में सिर्फ 1s होता है। दूसरी में क्या क्या हो सकते हैं, दूसरी में होता है 2s 2p। थर्ड शेल में 3s 3p और 3d। फोर्थ शेल में 4s 4p 4d 4f। चलिए हम इतनी की बात करते हैं। अबाउ प्रिंसिपल ने क्या कहा कि सबसे पहले पहली शेल भरेगी, तो पहली शेल भरी तो 1s में फेल हो गया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 1s में। कहाँ जाएंगे, 1s में। तो इलेक्ट्रॉन चले गए हमारे 1s में। कितने जाते हैं, 2 जाते हैं, वो तो हमने देख ही लिया। जितने पहले ये फिल होने का मतलब इसको जितने चाहिए उतने देना पड़ेंगे। जैसे s को 2 चाहिए तो सबसे पहले 1s के अंदर 2 भरेंगे, तभी हम यहाँ पहुँचेंगे। जब ये शेल पूरी फिल हो जाएगी, फिल मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जब होंगे 1s2, तभी हम यहाँ पर पहुँचेंगे। फिर हम गए थर्ड शेल में। थर्ड शेल में क्या देखा, सॉरी सेकेंड शेल में, कि भाई सबसे पहले तो s भरता है, क्योंकि s के बाद p की बारी आती है ना। मैंने ऊपर ही आपको ऑर्डर लिखवा दिया था। क्या ऑर्डर लिखवाया था कि s की एनर्जी से ज़्यादा p की, p से ज़्यादा d की, d से ज़्यादा f की। तो फिर इलेक्ट्रॉन भरेंगे सेकेंड शेल में। इलेक्ट्रॉन जब पहली में भर के पहली शेल में भर जाएंगे तो दूसरी शेल में आएंगे। यहाँ पर 2 सब शेल हैं, 2s और 2p, है ना। दूसरी शेल 2s भर जाएगी, 2s2 पूरा, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, p के पास। p के पास कितने हैं, p ले सकता है 6, तो फिर 2p 6, पहले 1s में गया, फिर 2s में, फिर 2p में। ये हमारे सेकेंड शेल तक की बात हो गई क्लियर। थर्ड शेल में आप जाते हो तो थर्ड शेल में 3 पॉसिबिलिटी है, 3s 3p 3d। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 3s में भरेगा, क्योंकि s की एनर्जी से ज़्यादा p की होती है, p से ज़्यादा d की होती है। तो पहले भरेगा 3s में। 3s में भरने के बाद इलेक्ट्रॉन जब p में पहुंच जाएंगे तो p फिल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा याद ही रख लेना बच्चों कि 3d से पहले 4s भरता ही भरता है, ये रूल है। और रूल मैंने आपको बता दिया कौन सा रूल है, वो रूल है n+l का। भरना वैसे इसको चाहिए, क्यों हम बोलते हैं कि थर्ड शेल, लेकिन क्या होता है अलग अलग डायमेंशन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत मतलब जो ऑर्बिटल होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, पास पास में होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत दूर होते हैं। क्योंकि एक एटम कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, उसके अंदर ऑर्बिटल और भी छोटे होते हैं, तो वो एक दूसरे में बहुत सारे मिक्स होते हैं। तो 4s की जो एनर्जी देखी गई ना वो 3d से कम है। और अबाउ प्रिंसिपल ने क्या कहा, जिसकी एनर्जी कम पहले वो भरेगा। तो ये याद ही रख लेना आप लोग कि 3d से पहले भरता है 4s। क्यों भरता है उसका रीज़न मैंने बता दिया, n+l रूल होता है। 3d और 4s के लिए n और l की वैल्यू को प्लस करो। n होता है 3, ये देखिए n3, इसका n4। d के लिए l की वैल्यू 2 होती है और s के लिए l की वैल्यू 0।
इसका n प्लस एल 5 आया, इसका n प्लस एल 4 आया। n प्लस एल कम किसका है? 4s का, इसलिए 4s पहले फिल होगा। तो अब ये ध्यान रख लेना, हर d से पहले s भर जाएगा। हर d से पहले क्या भरेगा? s भर जाएगा। 3d से पहले 4s भरेगा। 3d से पहले क्या भरेगा? 4s। रूल बता चुका हूँ मैं आपको, n प्लस एल का रूल है ना, इसको याद रखिएगा बस। क्यों होता है ये, और याद कर लेना आप लोग डायरेक्टली। ये ऑर्डर आपको याद करना है, समझने के लिए मैंने समझा दिया क्यों होता है, रीज़न बता दिया, लेकिन हर बार रीज़न से याद मत रखिएगा, आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि 3d से पहले 4s भरता ही भरता है, ये रूल है। इसलिए 4s पहले भरेगा, 4s 2 भरने के बाद फिर 3d की बारी आएगी, तो फिर भरेगा 3d। 3d में कितने हो सकते हैं? d के अंदर मैंने पीछे लिखवा चुका हूँ आपको 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब d पूरा भर जाएगा तब फिर अगली शेल की बारी आएगी। तो 3d के बाद 4s आना था, 4s तो पहले ही भर चुका, तो फिर कौन आएगा? 4p आएगा। कौन आएगा स्टूडेंट? 4p। तो 3d के बाद कौन भरेगा? 3d के बाद भर गया हमारा 4p। कौन भर गया? 4p। अब आगे देखिए, 4p के बाद बारी है 4d की, लेकिन मैंने अभी क्या समझाया आपको, फिर हमने क्या देखा? हमने जैसे ही देखा कि 4d आया तो d से पहले भरेगा s। तो देखिए 4 शेल के बाद कौन से शेल की बारी आएगी? 5th शेल। 5th शेल में भी क्या होगा? 5th शेल में भी हमारा होगा 5s, 5p, 5d, 5s, है ना। अभी तक f के आगे तो हमें जाना ही नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी जितने हमारे एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उसमें काम f तक ही हो जाता है हमारा। कहाँ तक हो जाता है? f तक ही। इसके बाद आता है 6s, 6p, है ना, 6d, 6f, ये सब चीज़ें। तो देखिए 4s के बाद बारी आई 4d की, लेकिन मैंने क्या बता दिया कि d से पहले भर जाएगा s। तो जैसे ही 4d की बारी आएगी तो 4 से एक ज़्यादा कौन होता है? 5s। तो कौन भरेगा? 4p के बाद भर जाएगा 5s, क्योंकि उसके बाद बारी आएगी 4d की। किसकी बारी आएगी? 4d की। ध्यान रखना बच्चों, कुछ चीज़ें जो याद रख लो, 3d से पहले 4s, 4d से पहले 5s, तो 5s लिख दिया, उसके बाद बारी आई 4d की। और सब में रूल वही है, जो काम आगे पीछे हो रहा है ना, जैसे 4s पहले क्यों आ रहा है उसका रीज़न मैंने बता दिया, ठीक है। और यहाँ p में 6, d में s में 2, फिर 4d में 10 इलेक्ट्रॉन। 4d भर गया, 4d के बाद बारी आई 4f की, लेकिन यहाँ भी एक रूल याद रख लेना कि f से पहले p भराएगा। तो जहाँ 4f को आप देखोगे ना, 4f से पहले 5p भरोगे, तो 4f से पहले भर जाएगा 5p, फिर बारी आएगी 4f, है ना। अब आप इसके बाद कहाँ गए? आप गए, आपका ये फिल हो गया 4d 4f, है ना। फिर आप 5th शेल में गए। 5th शेल में आपने क्या देखा कि 5th शेल में जैसे गए तो पहले तो s भरना चाहिए, s तो हमने पहले ही लिख दिया, फिर p भरना चाहिए, p भी पहले भर दिया, फिर बारी आई d की। लेकिन आपने क्या देखा? d से पहले कौन भरेगा? d से पहले अगले वाला s भरेगा। तो 5p के बाद d ना भरते हुए कौन भरेगा? 6s, फिर भरता है 6s, फिर बारी आती है 5d की, d के बाद f, लेकिन f से पहले ये वाला p, तो फिर भरेगा 6p और फिर भरेगा 5f। तो इस टाइप से क्या होता है स्टूडेंट, ये ऑर्डर चलता है। तो ये आपको याद रखना है। हर बच्चों आपकी बुक में दिया होता है, आप चाहे कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो, चाहे एनसीईआरटी, सब में ये वाला ऑर्डर दिया है। तो सबसे अच्छा तरीका तो मैं बता दूं आपको, ऑर्डर ही याद कर लें। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, फिर आ गया 4s, 4s के बाद 3d, फिर 4p, फिर 5s, 5s के बाद फिर किसकी बारी आई? 4d, 5p, 6s। तो ये मैंने सब अभी तुमको समझा भी दिया है और मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो, है ना। यहाँ पर डाल भी लो, f के अंदर होते हैं 14s के अंदर होते हैं, 2d के अंदर होते हैं, 10p के अंदर होते हैं, 6f के अंदर फिर से 14। इस टाइप से ये ऑर्डर फिल होता है बच्चों। n+l रूल भी बता दिया है आपको मैंने। क्लियर है क्लास? चलिए, ये हमने अबाव प्रिंसिपल देख लिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और हमारा प्रिंसिपल है, जिसको हम कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। छोटा सा प्रिंसिपल है, बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है।
वो ऑर्बिटल के बारे में ही कहता है, उसको फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, उनका तो सिर्फ एक ही कहना है। क्या है हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए हमने क्या इससे पीछे पढ़ा, इससे पीछे हमने ये पढ़ा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए 4 क्वांटम नंबर हमने सीखी, n, l, m और चौथी वाली थोड़ी अलग लिखूंगा s। अगर किसी एक ऑर्बिटल में, जैसे मान लो आपके लिए हम बात करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो हमारे 3dxy में है, एग्जाम्पल के तौर पे ये एक ऑर्बिटल है, 3dxy एक ऑर्बिटल है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो इनका कहना यह है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू सेम हो, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है उनके लिए n की वैल्यू सेम हो सकती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट बात करिए, जो इलेक्ट्रॉन 3 सब शेल में आते हैं उन सबके लिए n की वैल्यू तो सेम होगी, भले वो 3d के हों चाहे 3p के हों या 3s के हों, है ना, यानी n तो बहुत सारों के लिए सेम हो सकता है। तो n अगर मान लो मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, 3dxy एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मान लो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को नाम दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन E1 और एक E2 समझने के लिए, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि 3d की बात हो रही है 3। इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, ये भी उसी ऑर्बिटल का है, थर्ड वाले का, थर्ड शेल का ही है, तो इसके लिए भी n की वैल्यू सेम होगी। d की वैल्यू होती है स्टूडेंट 2, d की वैल्यू क्या होती है 2, मतलब l के लिए, l जो होता है d के लिए 2 होता है, d ऑर्बिटल के लिए l कितना होता है 2। ये भी d ऑर्बिटल में है, ये इलेक्ट्रॉन भी इसी ऑर्बिटल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में कितने ऑर्बिटल रह सकते हैं, 2 ऑर्बिटल रह सकते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू 2, इसके लिए भी l की वैल्यू 2। फिर m इलेक्ट्रॉन की बारी आई, किसकी बारी आई स्टूडेंट, m ऑर्बिटल की, तो m की वैल्यू भी, जब एक ही ऑर्बिटल है एक्स वाई, तो m की वैल्यू भी इसके लिए कुछ फिक्स ही होगी, है ना, जैसे मान लो कि m की वैल्यू 2 है, तो इसके लिए भी m की वैल्यू 2 होगी। तो इनका कहना सिर्फ ये है पॉलिश सर का कि एक कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जिनके लिए n की वैल्यू सेम हो सकती है, l की वैल्यू सेम हो सकती है, m की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन s की वैल्यू कभी सेम नहीं होती। अगर इसके लिए s की वैल्यू 1/2 है तो इसके लिए s की वैल्यू -1/2 होगी। उनका यही कहना है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, अगर 3 सेम होते भी हैं तो 4th नंबर का तो अलग ही होगा, ये होगा +1/2 और ये होगा -1/2, जो हमने देखा था। यानी किसी एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी चारों क्वांटम नंबर में से 3 तो भले ही सेम हो जाए, लेकिन चौथी वाली कभी सेम नहीं होती, ये उनका कहना है बस, ठीक है। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, बस उन्होंने ये बताया था कि जब आप क्वांटम नंबर दोगे तो n-lm तो सेम हो सकता है, लेकिन s हमेशा अलग होगा, ठीक है। अगर एक ऑर्बिटल, किसी एक ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन कैसा जा रहा है क्लॉकवाइज, तो दूसरा कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। कैसा जाएगा स्टूडेंट, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा फिल होगा, एंटी क्लॉकवाइज फिल होगा। चलिए अब हम एक और प्रिंसिपल देख लेते हैं, जो है ह्यून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इससे पहले मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दूं बच्चों, क्या बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम ह्यून्स का रूल देखेंगे। अभी हमने आपाओ प्रिंसिपल पढ़ा, हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, कुछ देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे ह्यून का रूल समझाऊंगा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आएगा, इससे पहले छोटी क्लास में आपने क्या सीख रखा था, 2,8,8 इस टाइप से सीख रखा है ना, लेकिन अब उसको हमको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। अब हम हायर क्लास में आ गए, अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं हम, शुरू के 12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, आगे भी बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ देख लेते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
नियॉन, सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, हम पूरा पेज इसी पे फिल करेंगे, मत चिंता करें आप लोग। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ओनली, ये यहाँ पर अपन एक हेडिंग से लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। हाइड्रोजन में होता है 1, हीलियम में 2, ये सब आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि एटॉमिक नंबर में पहले बता चुका आपको कि एटॉमिक नंबर सबके याद कर लेना आप लोग। अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो फिर तो समझने की कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले हर चीज़ का एटॉमिक नंबर याद करिएगा बच्चों कि इनके एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर जितने जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास होते हैं। 1 2 3 4 5 इतने इलेक्ट्रॉन इनके पास है, यानी बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैसा होगा। पहला इलेक्ट्रॉन है, कहाँ जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है स्टूडेंट। तो 1s के अंदर कितने मैक्सिमम रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। क्या होगा, 1s1 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे अरेंज हुए हैं। पहली शेल में एक इलेक्ट्रॉन, 2s का नाम आया पहले, फिर हीलियम पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा 1s में ही फिल होंगे, ध्यान रखना। 1s के अंदर और s कितने ले सकता है, s 2 ले सकता है। इसके पास कितने हैं, 2 ही हैं, तो दोनों के दोनों फिल हो गए, बात खत्म। इलेक्ट्रॉन बचे क्या दूसरी शेल के लिए, दूसरी शेल के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे। अब चलते हैं लिथियम के पास, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली शेल में 2 ही आ सकते हैं, यानी 1s2 पहले ऑर्बिटल में हमने 2 भर दिए। फिर कॉमा लगाया कि 2s के बाद किसकी बारी आई, 1s के बाद किसकी बारी आएगी, 2s की। अब 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जितने बचे हुए हैं। ले तो वो 2 सकता है, लेकिन इसके पास तो एक ही है ना, क्योंकि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ फिल हो गए, तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 1 कहाँ जाएगा, 2s में। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का। बेरिलियम का पहला इलेक्ट्रॉन, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में, 2 + 2 4 हो गए, मतलब बचे क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं बचे, तो 2p बनेगा क्या, 2p नहीं बनेगा। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं बोरॉन का। बोरॉन में पहला 1s2, मतलब पहला यानी 2 इलेक्ट्रॉन पहली 1s2 ऑर्बिटल में, फिर गए वो 2s2 ऑर्बिटल में। अब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 हो गए, इसके पास कितने हैं, 5, यानी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारा 2p1 में। लेकिन एक था इसलिए हमने p में 1 डाल दिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गिनी है 2 + 2 4 + 1 5, कितने इलेक्ट्रॉन है बोरॉन में, 5। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बोरॉन का। कार्बन में 6 होते हैं, तो पहला जाएगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन 2s2 में, क्योंकि इतने तो इनको चाहिए, ये इतने ज़्यादा नहीं ले सकते। अब कितने बचे हैं, 2 + 2 4 फिल हो गए, टोटल होते हैं 6 में से 4 गए, तो कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 2p2, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। p कितने होल्ड कर सकता है, p मैक्सिमम 6 होल्ड कर सकता है। जब p में 6 हो जाते हैं तब हम अगले की बात करेंगे, ठीक है। 7 में पहले शेल में 1s2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 2 ऑर्बिटल हैं, 2 सब शेल हैं, 2s और 2p, तो हमने दूसरी सेल में 2s2 रख दिया। फिर बात करते हैं 2p, p में इसके पास कितने जा सकते हैं, इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4 उन्होंने इसमें भर दिए हैं, बचे कितने, 7 में से 4 जाएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास, तो वो तीनों इसके कहाँ जाएंगे, p में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2p3। आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए नाइट्रोजन का, तो 1s2 2s2 2p3। 8 वाले का क्या होगा स्टूडेंट, 8 वाले का, 8 वाले का भी कुछ ऐसा ही होगा। पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में भरते जाओ, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में, अब बचे हुए p में। तो अब देखिए यहाँ पर पहले थे 2 + 2 4, टोटल 8 है, 8 में से 4 जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4। वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे आपके, 2p4 में। स्टूडेंट इतना धीरे इसलिए समझा रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको काम आने वाला है। 9 वाले का 1s2 2s2, अब कितने बचे, 9 में से ये दोनों 4 माइनस करोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने बचे, 5, तो 2p5। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर देखिए इन
5 से लेके 9 तक का ऑर्डर देखिए, 2s तक भरा था, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। 5 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो p में एक और आ गया, 6 के बाद 7 हुआ तो p में एक और आ गया, 7 के बाद 8 हुआ तो p में एक और आ गया, 3 के बाद 4, तो ऐसा बढ़ता जा रहा है। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिना किसी टेंशन के लिख सकते हो, 1s2, 2s2, यहाँ 2p5 था, एक और आ जाएगा 2p6। तो इसके लिए हमारी शेल पूरी तरीके से फिल हो गई है, p6। दिख रहा है आपको नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6। चलिए अब बात करते हैं सोडियम के। देखिए जब आप 11 बना रहे हो, क्या बना रहे हो 11, तो 10 तक का तो पहले से फील है, ये मान के चलो कि भाई आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन वो तो भरे ही है ना। जब आपकी पी भरी तभी तो आप अगले में जाओगे, यानी आप जैसे 11 का लिखोगे ना, सबसे पहले याद रख लो 1s2 भर गया, यहाँ 2s2 भर गया, यस 2p6 भर गया, यस, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले 10 तो भर गए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, पी पूरा भर चुका है। अब पी इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 11 वाला नंबर का जो इसका इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास 11 है, तो 10 के में से 1 माइनस करा तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3s1 में जाएगा बच्चों, कहाँ जाएगा, 3s1 में। सेम वे में स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा, सेम वे में हमारा नेक्स्ट होगा, थोड़ा हम फिर जल्दी कर लेते हैं क्योंकि तुम सीख गए हो। 1s2 भरेगा, 2s2 भरेगा, 2p6, क्योंकि आप 12 करोगे तो 11 तक का तो भरा हुआ है, ये मान के चलो यहाँ तक तो भरा ही है। फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन 11 था तो इसमें एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो वो हो जाएगा 3s2। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3s2। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम जो 13 नंबर पर है, उसका क्या होगा। उसमें ये होगा कि भाई 1s2 तो भरना ही है, 2s2 भी भरना है, 2p6 भी भरना है, 3s2 भी भरना है, क्योंकि पूरे भर चुके हैं, है ना। अब 3s के बाद किसकी बारी आई थी स्टूडेंट, वो जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था वो याद कर लेना, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाओगे आप लोग। 3s2 के बाद बारी आती 3p की, यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गए 12, 2 + 2 4, 4 + 6 10 और 2 12, बचा कितना 13 - 12, 2, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो 3p1। अब वही ऑर्डर चलता रहेगा, देखना एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और क्या आता है ऑर्गन। इसका है 14, 15, 16, 17 और 18। तो यहाँ देखिए मैं ये चीज़ें नहीं लिखवा रहा हूँ, ये यहाँ तक तो हर एक में भरेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं सब बता दूँ आपको। ये तो हर एक में भरेगा, इसमें ये सब में फिल होगा। इसमें 3p हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा, 3p2 हो जाएगा, इसमें 3p3 हो जाएगा, इसमें 3p4 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 16 वाले में, 17 वाले में 3p5 हो जाएगा और इसमें 3p6 हो जाएगा। ऐसे ये पूरा भर जाएगा, मतलब ये तो सब में सेम आना है, ध्यान रखना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, क्योंकि आप जैसे गए 13 में हुआ 3p1 तो 14 वाले में 3p2 होगा, 15 वाले में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो एक p में और बढ़ गया, 16 वाले में एक और p में बढ़ गया तो एक और p में बढ़ गया, 17 वाले में एक और p में इंक्रीज़ हो गया और 18 वाले में एक और p में इंक्रीज़ हो गया बच्चों। ठीक है, 3p6 क्लियर है हमको ये। अब ये बस चीज़ें आप सब में लिख लेना, 1s2, 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 1s2। तो अब हमारी p सेल्फ पूरी भर चुकी है। 3p के बाद मान लो 19 नंबर का जो आता है पोटेशियम। अब क्या, तो पोटेशियम p6 तक पूरा भर चुका है, फिर से लिखवा दूँ सिर्फ एक बार, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये 3p6 भी पूरा भर गया। 3p6 तो 18 तक ही भर गया था, तो अब जो अगला इलेक्ट्रॉन आया 19 वाला वो कहाँ जाएगा। इसके बाद मैंने भी आपको ऑर्डर याद करवाया था कि 3p के बाद आती है बारी 4s की, तो अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s1 में। तो फिर जो इसके बाद कैल्शियम आएगा नंबर 20, उसमें ये सब तो आएंगे ही आएंगे स्टूडेंट, आएगा ना, क्योंकि ये सब तो भरना ही है। 1s2, 2s2, 2p6 भर लो, फिर से लिख लो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहाँ 4s1 है तो उसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 4s2, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें। ठीक है, समझ गए हम लोग। अब इसके बाद आता है स्कैंडियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 21।
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 भी भर गया क्योंकि एस में 2 ही आ सकते हैं। 4s के बाद बारी मैंने बताई थी 3d की आती है बच्चों। किसकी आती है बारी? 3d की आती है, ठीक है, 3d की आती है। तो इसमें हो जाएगा 3d1। अब अगले जो 10 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट वो डी में भरेंगे, क्योंकि डी कितने होल्ड कर सकता है? डी होल्ड कर सकता है 10 इलेक्ट्रॉन। तो स्कैंडियम 21 से लेके जो 30 तक के नंबर है वो सब डी के अंदर फिल होंगे, लेकिन उसमें एक छोटा सा चेंज होगा। और उस चेंज को समझने के लिए हम एक और रूल समझेंगे। मैं 21 के बाद के आपको कुछ ही देर बाद बताऊंगा, लेकिन पहले वो रूल समझाऊंगा जिसको कहते हैं ह्यून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हम समझेंगे अब ह्यून्स रूल। ह्यून्स रूल हम देखते हैं। ह्यून्स या हर्न्स रूल कहते हैं कुछ बुक्स, कुछ लोग इसको हर्न्स भी पढ़ते हैं। ह्यून्स रूल पढ़ो या हर्न्स रूल पढ़ो, एक ही बात है। होता क्या है ये समझ में आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लिखवा भी देता हूं आपको। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, electrons pairing will not takes place in orbitals of same energy until each orbital is singly filled। हमने क्या बोला? हमने ये देखा कि कोई भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 2 एक साथ नहीं जाते किसी भी इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। ये पॉइंट याद रखिएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी सेम होती है, कैसी होती है स्टूडेंट? जिनकी एनर्जी सेम होती है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल जाता है और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऑर्बिटल्स में। कैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 ऑर्बिटल्स जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, एस ऑर्बिटल तो ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एक ही, मतलब एस, देखो अब यहाँ पर ऑर्बिटल और सबशेल का अंतर आपको समझ में आएगा। एस सबशेल के अंदर सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, लेकिन पी जो सबशेल होती है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। इन तीनों की एनर्जी लगभग बराबर होती है ना। ये एक्चुअल में पी डी और इनके लिए ही है, एस के लिए तो ये रूल है ही नहीं, क्योंकि एस के अंदर तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। तो जैसे ही पहला भरेगा फिर दूसरा फिल हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा है कि P के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले मैं ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए ऐसे बॉक्स बना रहा हूँ। इस बॉक्स को आप ये समझिए कि ये एक ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल। एक और बॉक्स बनाया जो क्या शो करता है कि ये है py ऑर्बिटल, और एक और बॉक्स बनाया जो क्या शो करता है pz ऑर्बिटल। समझ रहे हैं? यहाँ हमने ऑर्बिटल के लिए ऐसे बॉक्स बना लिए है ना। तो इनका कहना क्या है? इनका कहना ये है कि जैसे ये तीनों ऑर्बिटल P के हैं, किसके हैं स्टूडेंट? ये Px, Py, Pz तीनों ऑर्बिटल P के हैं। तो इनकी एनर्जी लगभग सेम ही होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनकी एनर्जी में ना। इनकी एनर्जी कैसी होती है? इनकी एनर्जी सेम होती है। कैसी होती है? एनर्जी सेम होती है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों अब मान लो कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका स्टार्ट, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2p1 से लेके 2p6 तक। 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। मैं आपको उस पेज में बता दूँ ये किन किन के। मैं सिर्फ लास्ट के इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ बेटा, लास्ट के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ p के लिए समझा रहा हूँ, फिर d में भी समझाऊँगा। देखिए ये हमारे थे 5 से लेके 10 वाले, P1, P2, P3, P4, P5, P6, ये सब तो सेम है क्योंकि पहले इनमें भरेंगे जब भी तो P में जाएंगे। तो इन 6 को हम समझते हैं कैसे। तो देखिए इन 6 का ऑर्डर क्या चलेगा। जैसे पहले वाले को अगर मैं भरना चाहूँ तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा?
मान लो पी एक्स में चला गया, कहीं भी जा सकता है, पर ठीक है हमने पहले पी एक्स में ही भरते हैं, ये ऑर्डर थोड़ा याद रख लेना आप लोग। ये पहला इलेक्ट्रॉन मैंने पी एक्स में भर दिया, तो 2p2 जब मान लो ये किसका हो गया, ये हमारा बोरॉन का हो गया, कि बोरॉन का पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गया। फिर बोरॉन के बाद आया कार्बन, कार्बन में होते हैं 2p2, क्या होते हैं कार्बन के लास्ट में होते हैं 2p2 होते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या यही फिल होंगे, बिल्कुल नहीं। उनका कहना क्या है, इनका यही कहना है कि जब तक हर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है, जैसे px py pz की एनर्जी सेम होती है, तो px में अगर एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया तो दूसरा यहाँ नहीं जाएगा, जब तक इन दोनों को भी एक एक नहीं मिल जाते, इन दोनों को भी सिंगल सिंगल नहीं, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जाएगा py में, ठीक है। फिर 3p की बारी आती है, p3 जब होगा तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी पहले इसमें सिंगल भरेगा। जब ये सिंगल तीनों भर जाएंगे, क्या बोला उन्होंने, अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड, जब तक हर एक में एक एक नहीं आ जाता तब तक पेयरिंग नहीं चालू होगी, तब तक पेयरिंग नहीं चालू होगी, ठीक है। फिर 4 नंबर का इलेक्ट्रॉन देखिए 2p4, p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, p में टोटल देखो 1 2 3, भले वो px py pz है तो p में ही, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको पेयर करेगा, और पेयर करने के लिए हम उसको अपोजिट साइन देते हैं, हमने पढ़ लिया ना ऑर्बिटल में। एस सबशेल क्या बोलती है, हमारा एस क्वांटम नंबर ने क्या बोला कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों की स्पिनिंग के लिए हमने बनाया। तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से शो करते हैं। इसके बाद P5 होगा, तो देखिए 1 2 3 4, 5 वाला कहाँ जाएगा, यहाँ फिल होगा, और 6 वाला यहाँ फिल। अब ये तीनों ऑर्बिटल पूरे फिल है, px में 2 इलेक्ट्रॉन है, py में 2 इलेक्ट्रॉन है, pz में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ये। तो ये ऑर्डर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये हर जगह चलता है ना, ठीक है। ये 2p में इसी प्रकार जब 3s भी भराएगी, जब 3p भराएगी, क्या भराएगी, जब 3p हम भरेंगे, जब हम क्या भरेंगे 3p भरेंगे, तो उसके अंदर भी ऐसे ही आपको बॉक्स बनाना पड़ेंगे। ईच बॉक्स कंटेन ऑर्बिटल, एक बॉक्स को हम एक ऑर्बिटल मानते हैं, तो ये 3px ऑर्बिटल, 3py ऑर्बिटल, 3pz ऑर्बिटल, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। जब तीनों में एक एक हो जाएंगे तो फिर पेयरिंग होगी, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे पेयर होते हैं, ये पेयरिंग का रूल है, ठीक है स्टूडेंट। और ये बहुत काम की चीज़ है, आपको ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा यूज़ आना है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसी प्रकार से डी में कितने होते हैं स्टूडेंट, जैसे 3D है, 3D के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। तो डी में भी पहले ऐसे ही होगा, पहले 5 ऑर्बिटल में एक एक भरता है, जब 5 में एक एक भर जाता है तो फिर पेयरिंग होती है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये होता किसके लिए है, एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं, ये सिर्फ उनके लिए होता है जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। तो देखिए 3p के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, उनकी एनर्जी सेम होगी, 3px 3py 3pz। 3p वाले की 3d से सेम नहीं होगी, तो ध्यान रखना, जब आप p को भरोगे तब इन तीनों को देखोगे, जब आप 3d को भरोगे तो इन पांचों को देखोगे, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम हो सकती है ना, इनकी एनर्जी पांचों ऑर्बिटल की सेम हो सकती है, लेकिन 3d वाले की 4d से सेम नहीं होगी, ना ही 3p से होगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको रोक दिया, क्योंकि अब मैं आप जब यहाँ पर समझाऊंगा आप लोगों को, तो यहाँ पर ये रूल वर्क करेगा, यहाँ पर ये रूल वर्क करेगा। क्यों करेगा समझ लीजिएगा। एक और रूल अभी समझ लो आप लोग, कभी कभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं स्टूडेंट, जंप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी कभी जंप कर जाते हैं, जैसे 3D के और 4s के बीच में ऐसा होता है कभी कभी। दो चीज़ें समझ लीजिए, जब किसी ऑर्बिटल मतलब किसी शेल के तीनों ऑर्बिटल में अगर 1 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 1, तो इसको एक स्टेबल स्टेट मानते हैं, स्टेबल हाफ फिल्ड स्टेट कहते हैं इसको। हाफ फिल्ड मतलब इसके इलेक्ट्रॉन आधे आधे भरे हुए हैं, तीनों शेल आधी भरी है, मतलब ये थोड़ी स्टेबल होती है। कैसी होती है, थोड़ी सी स्टेबल इसको माना जाता है बच्चों। क्या मानते हैं इसको कि थोड़ी सी स्टेबल स्टेट है, ठीक है। इसी टाइप से जब पूरी भर जाती है तो स्टेबल होती है, लेकिन हाफ वाली भी स्टेबल होती है। हाँ, का यूज़ हमको यहाँ पर होने वाला है, इसलिए मैंने आपको ये वैल्यू समझा रहा हूँ, क्योंकि स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम।
टाइटेनियम के बाद वेनेडियम। ठीक है, सो बच्चों जब टाइटेनियम बात 22 की होगी तो अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ तक का तो पूरा फिल ही है। देखिए ये अब मैं नहीं बना रहा हूँ, ये हर बार आपको लिखना ही पड़ेगा। तो सीधा हम ये दो चीज़ बनाएंगे। यहाँ तक का कितना हो गया, 20 हो गया। 2 + 2 4, 4 + 6 10, सॉरी 20 नहीं 18 हो गया, 12 और 6 18 हो गया। ये 20, ये 21 हो गया। तो अब क्या होगा, 4s2 3d2। वेनेडियम में 23 है। तो ये सब तो लिखना ही है आपको, ये बस लास्ट का समझा रहा हूँ मैं आपको। 4s2 3d3। लेकिन प्रॉब्लम होती है क्रोमियम के साथ, यहाँ पर होना चाहिए 3d4, लेकिन होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन s का d में जंप कर जाता है। क्यों करता है वो भी अभी समझाऊंगा। 4s1 हो जाता है यहाँ पर। देखिए 3d था, एक और इलेक्ट्रॉन आया तो कितना होना था, 3d4 होना था, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, जिससे क्या हो गया, 3d5 हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने क्या समझाया था कि d में अगर 5 हो गए तो वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड चीज़ें ज़्यादा स्टेबल होती है। देखिए अभी मैंने क्या समझाया कि क्रोमियम का एक्चुअल में क्या होना था, क्रोमियम का होना चाहिए था 4s2 3d4, है ना, क्योंकि उसके पहले वाले का क्या है, उसके पहले वाले का 3d3 है तो उसका 3d4 होना था। लेकिन ऐसा नहीं होता है इसमें, केस में थोड़ा सा एक ये देखा जाता है कि 4s और 3d की जो एनर्जी है ना वो लगभग बराबर है। मतलब इन दोनों को हम इक्वल मान सकते हैं कि इनकी दोनों की एनर्जी कैसी है, लगभग इक्वल है। तो कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए s का इलेक्ट्रॉन d में जा सकता है। ऐसा एक बार और होगा, मैं बताऊंगा आपको। तो s का इलेक्ट्रॉन d में जा सकता है। तो अब 3d4 होने के बजाय इनने क्या सोचा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3d5। क्या बन जाएगा, 3d5। अभी कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d4 होता तो क्या होता, ऐसा होता। और ये क्या था, ये 4s2 था, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये बन गया 3d5। हाफ फील्ड है, तीनों में पांचों ऑर्बिटल में एक एक भरा है। और हाफ फील्ड कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये भी हाफ फील्ड है तो ये भी स्टेबल हो गया। इसलिए स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्रोमियम के साथ ऐसा होता है बच्चों, याद रखिएगा आप। तो 3d5। इसके बाद आता है मैग्नीज। मैग्नीज का 25 है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना वो डी में नहीं जाके पहले एस में जाएगा। ठीक है, तो वो फिर से हो जाएगा 4s2 3d5। फिर आयरन 26 नंबर में क्या होगा, अगला इलेक्ट्रॉन पेयरिंग चालू हो जाएगी। क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट। ये हो गया मैग्नीज का 25 वाले का, मैग्नीज का 4s2 भी हो गया। फिर 4s2 अगला होगा 3d6, तो छठवां इलेक्ट्रॉन ये आयरन का यहाँ आ गया। फिर आयरन के बाद आता है कोबाल्ट 27, तो अगला इलेक्ट्रॉन होगा 4s2 3d7, तो ये 7 वाला यहाँ आ गया। कोबाल्ट के बाद 28 आयरन कोबाल्ट निकल, तो 28 उसमें क्या होगा 4s2 3d8, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। फिर एक बार ऐसा होगा जब 29 कॉपर की बारी आएगी, कॉपर 29 की जब बारी आएगी तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ फिल होना चाहिए। लेकिन इनने क्या करा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके इसको पूरा फिल्ड कर देंगे। वो क्या कर देंगे, इसको पूरा फिल्ड कर देंगे। फिर से एक इलेक्ट्रॉन एस का डी में चला जाता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का क्या बनता है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 4s1 और 3d10 हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, 3d10। और इसी टाइप से जिंक Zn, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 30, कितना होता है, सो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 30 होता है। तो जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा एक नेक्स्ट वाला, वो कहाँ चला जाएगा, 4s2 में चला जाएगा, 4s2 और 3d10। इस टाइप से ये पूरी 3d सीरीज कंप्लीट होती है। क्लियर है क्लास। तो यहाँ पर ये रूल काम का था, इसलिए मैंने पहले हर्ट्ज रूल आपको, या ह्यून्स रूल जो है वो आपको समझा दिया। ठीक है, अब ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको एग्जाम पर्पज से भी काम का है। और आगे की जो लेसन आपको समझना है, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, आप 11 12 दोनों में पढ़ोगे, वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूरे 11 12 में काम का है। इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना, एटलीस्ट 30 तक का तो कर ही लेना। ये दो एक्सेप्शन जो है इनको याद रखना, क्रोमियम का और
कॉपर का। दोनों में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन एस से यहाँ चला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये D5 स्टेबल हो जाता है और ये D10 भी स्टेबल हो जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा फाइनल, हमने देख लिया, सारा समझ लिया है। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना है। सबसे पहले तो सारे बनाना भी है और याद भी कर लेना है। अगर बना लोगे तो याद करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। हर्ट्ज़ का रूल याद रखिएगा, आपबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना, ये सब चीज़ें याद रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है जो आपको आगे समझा पाएगा कि रिएक्शंस कैसे होती हैं, है ना, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, वैलेंसीज, बहुत सारी चीज़ें इन पर डिपेंड करती है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एटलीस्ट 30 तक का तो आप पहले कंप्लीट करें। जब आपको 30 तक का आने लग जाए तो उसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बनाएं। उसी रूल से चलेगा, आपबाउ के रूल से, कि 3D के बाद कौन भरेगा, 3D के बाद बारी आती है 4P की, ठीक है। तो 4P भर जाएगा, फिर 5S भर जाएगा। इस टाइप से आपको मैंने बता ही चुका हूँ, तो इन सबको भरते रहिएगा तो आप ये कर पाएंगे। चलिए क्लास।